प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय आज प्राणिशास्त्र के व्याख्यान में फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म का अध्ययन करेंगे। हमें मालूम है कि फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जिन्हें अंग्रेजी में बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सबसे पहली आवश्यकता है वो कि ये फर्टिलाइजेशन सदैव तरल पदार्थ लिक्विड मीडियम में ही होता है, चाहे वो समुद्र में हो, स्वच्छ जल में हो या मनुष्य के या किसी जीव के अंदर उसके शरीर में पाए जाने वाले फ्लूइड के माध्यम से हो। तो इसलिए हरदम इसको एक फ्लूइड मीडियम की आवश्यकता होती है। दूसरा, इन गैमेट्स की जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, इसलिए उनकी सक्रिय अवस्था में ही इनको ये निषेचन की क्रिया पूर्ण करनी होती है। तो तीसरा, इसके निषेचन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए या कहें 100% सुनिश्चितता के लिए अंडों की संख्या से कई गुना अधिक स्पर्म्स का बनना होता है, जिसके कारण से इनकी फर्टिलाइजेशन की सुनिश्चितता की जा सके। इसको करने के पश्चात, इन मूलभूत आवश्यकताओं को करने के पश्चात अब अपन बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। मैकेनिज्म फर्टिलाइजेशन एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। ये जो क्रियाविधि है, अगर इसको अपन इस जटिल क्रियाविधि को बांटें तो अपन इसको 5 स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहला है अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवा, शुक्राणु का अंडे तक पहुंचना। दूसरा, उन युग्मकों का संपर्क और योग्यता अर्जन, कॉन्टैक्ट एंड कैपेसिटेशन। तीसरा, क्रोमोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन, एक्रोसोम क्रिया एवं भेदन। चौथा, एक्टिवेशन ऑफ ओवम, अंडाणु का सक्रियण। और आखिरी, एम्फीमिक्सिस, जब इनके प्रोन्यूक्लियई प्राक केंद्रकों का फ्यूजन होता है, संलग्न, जिसे एम्फीमिक्सिस कहते हैं। इन 5 चरणों के अंदर ये जटिल क्रिया पूर्ण होती है। सबसे पहला, हम सब जानते हैं 2 प्रकार के निषेचन होते हैं, एक बाह्य एक आंतरिक। बाह्य के अंदर भी 2 में विभाजित कर सकते हैं अपन। एक तो हो गया सी मैराइन वाटर में और दूसरा हो गया फ्रेश वाटर के अंदर। मैराइन वाटर के अंदर जब ये शरीर के बाहर अंडे और शुक्राणु का निषेचन होता है, उसकी क्रियाविधि भिन्न है। एक साथ ये दोनों विसर्जित करते हैं अपने अंडाणु और शुक्राणु कम दूरी तय करते हुए अंडाणु को निषेचन करना की क्रिया करता है। स्वच्छ जल के अंदर एक भिन्नता पाई जाती है। पूर्व में हमने देखा कि शुक्राणु कई घंटे तक सक्रिय अवस्था में रहता है, लेकिन इस स्वच्छ जल के अंदर ये घंटों के बजाय कुछ मिनटों तक ही सक्रिय होता है। अतः अंडे के नज़दीकतम इन स्पर्म्स शुक्राणुओं को छोड़ना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मछलियाँ, एम्फीबियंस और
जलीय अकशेरुकी प्राणियों में मैथुन क्रिया होती है, और मैथुन क्रिया होने के बाद में ये अंडे रिलीज़ होते हैं, और साथ साथ ही ये स्पर्म्स रिलीज़ नर द्वारा किए जाते हैं, लेकिन इनका निषेचन बाहर ही होता है, तो कुछ ही मिनटों के अंदर इनका निषेचन हो जाता है। दूसरा प्रकार का फर्टिलाइजेशन है जिसे अपन कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके कोई मैथुन अंग द्वारा मादा के शरीर तक के अंदर तक शुक्राणु पहुंचाए जाते हैं और फिर उनका शरीर के अंदर निषेचन होता है, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहता है। अब आता है क्रिया विधि के अंदर सबसे पहला शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। हम सबको ज्ञात है कि अंडाणु की साइज बड़ी होती है और वो नॉन मोटाइल एक स्थान पर रहता है, गति नहीं करता, जबकि शुक्राणु छोटी साइज का होता है, आकृति उसकी छोटी है, लेकिन वो गतिशील होता है। चाहे बाह्य निषेचन हो या आंतरिक निषेचन हो, दोनों अवस्थाओं में इस शुक्राणु को तरल पदार्थ के अंदर चलकर अंडे तक पहुंचना होता है। यह क्रिया दो तरह से हो सकती है। पहली क्रिया कीमोटेक्सिस कहलाती है। इसके अंदर ये जो शुक्राणु है, ये शुक्राणु कंसंट्रेशन, सांद्रता है ना, केमिकल सब्सटेंस रिलीज्ड इन वाटर, जो रासायनिक पदार्थ पानी में छोड़ा गया है उसकी सांद्रता को ज्ञात कर कर ये उसकी ओर चलता है। अंडा जैसे ही रिलीज हुआ तो उसके द्वारा कोई ना कोई रसायन पदार्थ उसके साथ रिलीज होता है, उसके कारण सांद्रता में परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन के कारण से वो शुक्राणु उसकी ओर, सांद्रता जहाँ अधिक हो रही है उसकी ओर बढ़ता है। इस प्रकार का कीमोटेक्सिस हम फिशेस में, लैम्प्री, इनमें देखने को, सिलिंट्रेट्स में भी देखने को पाया जाता है। कई अंडे एक बहुत सख्त कोरियन की आवरण से ढके रहते हैं। उनके अंदर छोटी छोटी कैनालनुमा नचराएं पाई जाती है जिन्हें माइक्रोपाइल कहते हैं। वो कीमोटेक्सिस के द्वारा इस माइक्रोपाइल तक आते हैं और फिर इस माइक्रोपाइल छिद्र के द्वारा ही ये अंडे के अंदर प्रवेश करते हैं। एक तो विधि थी कीमोटेक्सिस की। दूसरी विधि है फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन इंटरेक्शन की। इस प्रकार की क्रिया पॉलीकीट्स में, मोलस्का में, ट्यूनिकेट्स में, साइक्लोस्टोम्स, फिशेस, एम्फीबियंस और कुछ एक मैमल्स में देखने को मिलती है। इसमें जब अंडा रिलीज होता है तो वो अंडे के जो साथ पदार्थ होता है वो इन स्पर्म्स को अपनी ओर आकर्षित करता है और इनको चिपका लेता है। ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, एक प्रकार से उनको चिपकाने की अवस्था, ट्रैप, उनको एक बार ये जकड़ लेता है, अपने नज़दीक लाकर उनको जकड़ लेता है। ये एक फिजिकल क्रिया है, ना कि कोई केमिकल क्रिया। 1914 के अंदर F.R. लिली ने ये फर्टिलाइजन थ्योरी दी थी। उनके अनुसार जब अंडा इस लिक्विड मीडियम में इन स्पर्म्स को अपनी ओर आकर्षित कर कर इकट्ठा करता है तो उसके चारों तरफ जो पाई जाती है जेली, उसके द्वारा वो उनको अपनी ओर आकर्षित करता है और उन स्पर्म्स को गतिमान भी बनाता है। यह क्रिया बहुत स्पेसिफिक होती है क्योंकि हम सब जानते हैं जहाँ बाह्य निषेचन होता है
विभिन्न प्रकार के दूसरे जीवों के स्पर्म और अंडे भी रहते हैं, तो कभी भी दूसरी जाति के उससे ये निषेचन की क्रिया नहीं करते, ये सजातीय से ही क्रिया करते हैं। तो एक फर्टिलाइजिन नाम का इस जो अंडे के आसपास जेली होती है उसके द्वारा जो केमिकल रिलीज होता है उसको फर्टिलाइजन कहते हैं। ये फर्टिलाइजन हम अंडे को गर्म करने या उसको जमाने पर, ठंडा करके जमाने पर, या उसको ज़्यादा तेज गति से हिलाने पर उसको अलग कर सकते हैं। इसके विपरीत स्पर्मेटोजोआ में भी एंटी फर्टिलाइजन नाम का केमिकल पाया जाता है। ये रिसेप्टर साइट्स है शुक्राणु के सतह पर। ये फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन आपस में क्रिया कर सजातीय क्रिया कर एक दूसरे के नज़दीक आकर ये उसके शुक्राणु को अंडाणु के नज़दीक लाता है। इसकी क्रिया विधि को बेलिंस्की ने 1981 में समझाने का प्रयास किया। उन्होंने 2 थ्योरी दी। एक तो एंटीजन एंटीबॉडी थ्योरी दी कि जिस प्रकार शरीर के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं उसी प्रकार से अंडे के अंदर भी फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन उसी प्रकार से रिएक्शन करते हैं। दूसरा उन्होंने जो विधि बताई की एंड लॉक, ताला चाबी प्रकार की, कि हर एक ताले के लिए एक स्पेसिफिक चाबी होती है, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो मात्र फिजिकल एक्शन है जिसके अंदर उस चाबी की खूबी होती है कि वो ही सिर्फ ताले के अंदर प्रवेश कर ताले को खोल सकती है। उसी प्रकार ये फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजेशन ताले चाबी की क्रिया के अनुसार ही ये क्रिया करते हैं। उसके बाद में आता है ये दिखाया गया है कि किस प्रकार शुक्राणु की सतह में एंटी फर्टिलाइजन और अंडाणु के सतह पर ये फर्टिलाइजन पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और ये दोनों किस प्रकार आपस में क्रिया विधि कर लॉक एंड की तरह एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं। उसके बाद में जो ये फर्टिलाइजन है इसका ये केमिकल फार्मूला है। ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसे प्रोटियोग्लाइकेंस कहते हैं। इसके अंदर अमीनो एसिड है, सैलिसिलिक एसिड रेसिड्यू है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, फ्रक्टोज है और ग्लैक्टोलोज है। जबकि एंटी फर्टिलाइजन में मात्र एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं और ये स्वयं छोटा मॉलिक्यूल होता है, अणु छोटा है ये, और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 10,000 डाल्टन से कम होता है। इसके बाद में दूसरा स्टेप आता है कि किस प्रकार से इनमें कांटेक्ट और कैपेसिटेशन होते हैं। कैपेसिटेशन अपन पूर्व में कर चुके हैं अलग से पूरा, इसलिए आज उसका विवरण नहीं दूंगा मैं आपको। आज मैं मात्र कांटेक्ट एक सी अर्चिन का उदाहरण लेकर आपको एक रे डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि स्पर्म जो कि अगतिशील या इमोटाइल होता है जब वो अनडाइल्यूटेड सीमेन के अंदर होता है, जब उसको समुद्र के अंदर छोड़ दिया जाता है तो उसके अंदर सोडियम की मात्रा अचानक शुक्राणु के अंदर बढ़ती है। शुक्राणु के अंदर सोडियम की मात्रा बढ़ने के कारण से ये एसिड को तो रिलीज़ करता है और इसके अंदर का पीएच बढ़ता है। इस पीएच बढ़ने के कारण से इसके क्रियाविधि बढ़ती है और साथ में ये गतिमान हो जाता है। इस गति के कारण से ये अंडाणु तक पहुंचता है। आज का टॉपिक अपना इतना ही रहेगा। कल बाकी 3 चरणों की अपन बात करेंगे।